नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो प्रतिशोध में। एक बार फिर से ट्रंप ने टैरिफ वाला बॉम्ब फोड़ने की कोशिश की, भारत को धमकाने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर टैरिफ को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ लेने वाला है। भारत ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि टैरिफ वाली इन धमकियों से भारत डरने, झुकने, अपनी राह, अपनी पसंद बदलने वाला नहीं है। रूस ने भी उधर कह दिया है कि रूस के मित्रों को रूस के साथ बरतने पर, डील करने पर अमेरिका धमकाएगा। क्या ये अमेरिका तय करेगा कि दुनिया में कौन किसके साथ मित्र रहेगा, कौन किसके साथ नहीं? अमेरिका को ये इजाजत नहीं दी जा सकती। ये बातें सिर्फ कहने सुनने तक नहीं है, ये बातें अब एक खतरनाक मोड़ की तरफ पहुंच रही हैं। क्या ट्रंप की सनक दुनिया को एक खतरे की तरफ ले जा रही है? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये बात लगा रही है। इसकी तरफ ले जाएंगे आपको। मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले आपको ये खबर दिखाता हूं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर बहुत बड़ी खबर। एयरफोर्स और नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का बड़ा ऑर्डर देने वाली है सरकार। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कमर तोड़ी थी ब्रह्मोस ने, और ब्रह्मोस को लेकर यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसको लेकर बड़ी खबर यह कि एयरफोर्स और नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का बड़ा ऑर्डर देने वाली है सरकार। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान को यह सुनकर पसीने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान, आप जानते हैं, पाकिस्तान इस वक्त, आज ही भारत ने अमेरिका को यह भी याद दिलाया है कि 17,500 करोड़ की मदद तुमने हथियारों की दी थी 1971 में अमेरिका, क्या तुम्हें याद है? और आज भारत जिस तरीके से हर गुजरते हैं, और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है कि जब अपना पैसा खर्च कीजिए तो ये सोचिए कि क्या भारत का पैसा भारत में ही जा रहा है, या भारत का पैसा ऐसी जगह से होते हुए कहीं उन लोगों के हाथों में पहुंच सकता है जो लोग भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। दूसरी एक और बात कही गई, ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश अब भारत को सुदृढ़ बनाने के दिशा में और ज्यादा आगे जा रहा है। और आप जानते हैं ब्रह्मोस के निर्माण के संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश की भूमिका। सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ब्रह्मोस को लेकर हर दिन खबर आ रही है, तमाम तरह के दूसरे निर्माणों को लेकर, ड्रोन के संदर्भ में भी एक तरीके से वो खबरें जो इसके पहले हम नहीं देखते थे, वो इस समय हम देख रहे हैं। ब्रह्मोस को लेकर फोकस्ड तरीके से भारत के एफर्ट्स क्या बता रहे हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब ब्रह्मोस, ये वही ब्रह्मोस है दिनेश, जिसकी आपको याद होगी जब शहबाज रात में उठे उनका ब्रह्मोस आ गया। ये वही ब्रह्मोस है, और ये उस ब्रह्मोस का और तीव्र गति से चलने वाला और मारक क्षमता वाला और सटीक वर्जन है। तो सर, पहले हम सोचते थे, आप ही बताते रहे हैं कि बहुत प्रिसाइज तरीके से हिट करती है ये, तो ये प्रिसाइज में, और ये जब ये रोशनदान से घुस जा रही है, खिड़की से घुस जा रही है, और कितना प्रिसाइज करना है इसको? प्रिसाइज ये कि जैसे से दूरी बढ़ती आ रही है, प्रिसिशन थोड़ा कम होता है। अच्छा। अब ये और दूरी तक जाएगी और प्रिसाइज बनेगी। ओके। और मैनोवर भी करेगी। अच्छा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड होगी, टारगेट को आइडेंटिफाई करेगी, जिससे कि आप उसी टारगेट को मारें। अगर वो टारगेट मूव भी करता है थोड़ा बहुत, तब भी जाके उसी को मारें। तो ये मैनूवरिंग का मतलब ये है कि घूमेगी, टहलेगी भी, किसी एक दिशा में जाकर नहीं मारेगी, किसी एक जगह पहले से फिक्स जो दिशा होगी, ये अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाएगी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका दिमाग बनेगा। और उस समय आपने टारगेट के हिसाब से जो आपने फीड किया होगा, उस हिसाब से टारगेट आइडेंटिफाई करेगी और दूर वाले हिस्से में भी जाकर सटीक तरीके से मार करेगी। क्योंकि वो रेंज जो किसी भी मिसाइल के लिए तय की जाती है, जिसके भीतर वो सटीक मार कर सकती है, वो एक रेंज होती है, और उससे आगे वाली रेंज में क्या उसका प्रिसीजन भटक सकता है, इसको देखते हुए ब्रह्मोस पर काम किया जा रहा है। सरलीकरण ये करें। जी सर, प्लीज। तुम हमेशा कहते हो, हाँ। भाग मुनीर भाग, कहां तक भागेगा? भाग मुनीर आ रहा है, भाग मुनीर, धरती कम पड़ जाएगी। ब्रह्मोस आ रहा है और पाकिस्तान तो बहुत जल्द खत्म हो जाता है। आप यहां से भागना शुरू कीजिए, रात भर में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और उस पाकिस्तान पर, उस अपनी ताकत पर, साजिशों, षड्यंत्रों के बीच में ये कहीं गुमान पाले बैठे हुए जो लोग हैं कि उनकी हस्ती कभी मिटेगी नहीं, अब वो सावधान हो जाएं। ऑपरेशन सिंदूर से उबर नहीं पाया है पाकिस्तान। रहीम यार खान एयरबेस 3 महीने बाद भी बंद है, मरम्मत अब तक अधूरी है। 15 अगस्त तक बंद रखा जाने वाला है इसको। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ था रहीम यार खान एयरबेस। न जाने कितने एयरबेस भारत ने उड़ा दिए थे, और उनमें आप अक्सर नाम सुनते हैं, नूर खान, रहीम यार खान एयरबेस तिरपाल से ढक दिए गए एयरबेसों में से वो है जिसको पहले तिरपाल से, जिसको हम यहाँ पर तिरपाल टेक्नोलॉजी कह रहे थे। सर, ये इतने दिन, ये तो मतलब मई 6-7 से अगर आप गिन लें तो मई हो गया, जून हो गया, जुलाई, अब तो अगस्त में हम पहुंच गए। इतने दिनों में रिपेयर नहीं कर पाए। गड्ढा बहुत गहरा था, गड्ढा बहुत गहरा है, चौड़ा था, प्रतिशोध और भी अतिशयोक्ति में था। ओहो। ये जो है, ये प्रतिशोध की आग में जल रहा है। अभी हमने जो प्रतिशोध दिया है, एक ही दिखाया है, और नो टाइम जारी होता रहेगा। वहां पर बनाने वाला कौन है? तो अब आप क्या सोचते हैं, क्यों घुटनों पर आया? घुटनों पर इसलिए आया, जब तक एसिमेट्री नहीं होगी,
दुश्मन के और आपके बीच में दुश्मन कभी घुटनों पे नहीं आएगा। मतलब ये आपने देखा ना ये रशिया और यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है, क्योंकि उसको लगातार हथियार मिल रहे हैं, लगातार वो सक्षम है, लगातार लड़ता जा रहा है। पाकिस्तान की 20% एयरफोर्स खत्म हो गई, घुटने पे आ गया। उसे था मेरे पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए, घुटने पे इसलिए आया है, घुटने पे इसलिए नहीं आया कि हमारे ऊपर उसे कोई ये लगा कि नहीं शांति दूत बन जाए। जी 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 जी। तो आप ये कह रहे हैं कि इस गड्ढे को गड्ढा ना कहा जाए, इसको क्रेटर कहा जाए। क्रेटर कहा जाए, सही शब्द है ना। ये जो बहुत बड़ा गड्ढा होता है उसको गड्ढा नहीं कहा जाता, वो क्रेटर होता है। वो चांद में आप देखते हैं ना जिसकी वजह से वो परछाई दिखाई देती है, उस तरह के क्रेटर। ये रहीम यार खान में क्रेटर बना है, जिसको पूरते गड्ढे को भरते भरते अभी पाकिस्तान को बहुत टाइम लगने वाला है। 15 अगस्त तक तो वो काउंट कर रहा है कि इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते। रहीम यार खान का ये हाल भारत ने किया था। अगली खबर यह है कि 88 घंटे के ऑपरेशन में मुनीर के पसीने छूट गए। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बहुत बड़ा खुलासा। तीनों सेनाओं की आक्रामकता से झुका पाकिस्तान। डिप्लोमेसी, सूचना, सैन्य ताकत और आर्थिक दबाव काम आया। मतलब भारत ने इस बार उसकी हर तरफ से ढिबरी टाइट करके बता दिया था कि तुम जहां जहां सोच रहे हो हर जगह से मार पड़ सकती है। पानी बंद किया जा सकता है तुम्हारा, सूचनाओं के हिसाब से तुमको पीछे किया जा सकता है, तुमको हथियारों के हिसाब से देख लो कि कितना। ये जो यामाशन श्रीवास्तव बता रहे हैं एसिमेट्री, मतलब ये कि तुम्हारा हमारा कोई जोड़ ही नहीं है। ताकत के हिसाब से तुम्हारा हमारा कोई जोड़ ही नहीं है, इसलिए पंगे लेने की कोशिश मत किया करो, आतंकवाद फैलाने की कोशिश मत किया करो। आतंकवाद का छोटा सा एक्ट कहलाएगा भारत के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध। ये जो भारत ने परिभाषा बदली है ये बहुत बड़ा डिफाइनिंग एक तरीके से चेंज है। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं सर, ये उपेंद्र द्विवेदी सर अब जो बता रहे हैं ये हमको बड़ा खुल के तब दिखाई दिया। कल उस समय बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, एक्चुअली जो ऑफिशियल सोर्सेस होते हैं उनके सामने एक मर्यादा होती है, वो सीमित होते हैं, उनको धीरे धीरे करके चीजें बताएं। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब बताए जा रही हैं और जो हमने तब बताई थी। देखिए ऐसा है जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या ग्लोबल स्टेज में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू होती है आजकल के मीडिया एज में, वैसे वैसे आपको एक परमिशन मिलती है। सर जनरल सिन्हा भी आ गए हैं सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए शोध में आपका बहुत स्वागत है सर। और हम लोग अभी ये चर्चा कर ही रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर के समय जो पड़ी हुई मार है उसकी चोट से अभी तक पाकिस्तान उभरा नहीं है, अब तक वो कराह रहा है। लेकिन सर उसका एक बात और आप ही लोग बताते हैं कि पाकिस्तान कभी अपने तौर तरीके सुधार लेगा, ये लगता तो कभी नहीं है। और अभी ये बताया जा रहा है कि न सिर्फ हम अपनी ब्रह्मोस जैसे वो तमाम जो हमारे हथियार और काबिलियतें हैं जिसके दम पर दुश्मन को हम बताते हैं कि उसकी हैसियत क्या है, उसको और मजबूत कर रहे हैं, बल्कि अब ये भी पता चल रहा है रहीम यार खान वगैरह अभी सर 3-3, 4-4 महीने हो जाने के बावजूद रिपेयर तक नहीं कर पाए ये लोग। देखिए आपके दर्शकों को आपको जय हिंद। पहले देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से चीज़ें बदली हैं पूरे विश्व के अंदर में, जो हमने अपने को इस्टेब्लिश किया है स्पेशली मॉडर्न वॉरफेयर के, जिसमें टेक्नोलॉजी का दूसरे आयामों का जो पूरे हैं, इसके अंदर केवल ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी, इसके अंदर में जो समावेश करते हैं वॉर फाइटिंग का और जो नए आयाम आपने जोड़े हैं पूरे, उन चीज़ों का भारत एकदम अंदर एक छिपे हुए तरीके से कर रहा था, जो कि दुनिया के किसी भी लोगों को ये नहीं पता था और उनको ऐसा नहीं था, भनक भी नहीं थी कि इतनी अच्छी से आप कर पाएंगे। देखिए आप इंटीग्रेटेड जब करते हैं, बैटलफील्ड को इंटीग्रेट करते हैं सभी चीज़ों से, केवल यही नहीं कि 3 सेनाओं के अंदर में। एक बात बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है? पाकिस्तान पूरी तरह ना सुधरे ना सही, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी इबरत उसको मिल गई है क्या, बड़ी सीख? पाकिस्तान बहुत छोटा है मेरे अनुसार आकलन में, क्योंकि जो हम देख रहे हैं 2.5 फ्रंट, यदि हम केवल अपने देश की फ्रंटियर की बात करते हैं। और देखिए आपके स्टेटमेंट के लिए तालियां। आप तो गिनते भी नहीं है पाकिस्तान को। नहीं, मैंने पूछा पाकिस्तान सुधरेगा क्या, वो तो बोले कि हम पाकिस्तान को गिनते भी नहीं है। 2.5 फ्रंट वार की बात कीजिए। अगली खबर देखिए, यूक्रेन पर रूस ने बोला टैंक से हमला। दक्षिणी डोनेस्क में रूस का हमला, सोसना यू कंट्रोल सिस्टम से लैस रूसी टैंक। अब ये क्या होता है ये आपको हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। अब देखिए रशिया और यूक्रेन की जंग वहां पहुंचती जा रही है। लोग ये समझ रहे थे कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये अपने आप देखिएगा दोनों तरफ एक वॉर फटीग आ जाएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये युद्ध खतरनाक होता जा रहा है और रूस ने अब ये निश्चित कर लिया है कि एक बफर जोन
अगर यूक्रेन इतना ही आमादा है नेटो में जाने के लिए तो कोई बात नहीं, यूक्रेन के ही एक हिस्से को अलग करके यूक्रेन और रशिया के बीच में एक बफर जोन बना लिया जाएगा और रशिया उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। और ट्रंप के बीच बीच में आने वाले बयान रशिया की प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रंप तो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे अगर हवन कुंड जल रहा है उसके अंदर आहुतियां, घी, हाँ, हर 2-3 बार ट्विटर से घी डालते आ रहे हैं, हाँ, और एक्स से घी डालते आ रहे हैं, ये चल रहा है। और जहां तक सोचना यू का आपने बात की है, ये लेजर राइडिंग बीम सिस्टम है और टारगेटिंग सिस्टम है जिसपे कि आप सही सटीक निशाना लगा सकते हैं। और ये जो है आर्मर्ड जो फाइटिंग व्हीकल्स हैं उसमें लगा हुआ है। तो एक और जो कहते हैं ना अस्त्र, और बहुत सटीक अस्त्र अभी रशिया ने उतार दिया है। तो ये जो वॉर चल रही है इसको रोकने की जो उन्होंने कसम खाई थी, ट्रंप आए थे कि मैं 24 घंटे में रोक दूंगा, इतने घंटे बीत गए, दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, अब तो साल होने को आया है और कुछ नहीं कर पाए ट्रंप। ट्रंप अपनी फ्रस्ट्रेशन को पूरे ग्लोबल स्टेज पे दिखाते ही जा रहे हैं। और खास तौर से जैसा जनरल सिन्हा ने कहा कि ट्रंप को सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ कि इतना इंटीग्रेटेड वॉर इतने 23 मिनट्स में 11 बेसिस को खत्म कर दिया। ये ट्रंप को समझ में नहीं आया और इसने उसको चौंका दिया। तो मुझे एक बात बताइए, अब उन्होंने पाकिस्तान को गोद में बैठा लिया है। पाकिस्तान को तो गोद में बिठाया है उन्होंने, और पाकिस्तान को बड़ी महारत है। नहीं सर, पाकिस्तान कारण बताऊंगा। पाकिस्तान जिसकी गोद में बैठता है उसकी दाढ़ी मूंड देता है, ये भी आपको पता हो। तो ये मैं, लेकिन एक दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ जनरल सिन्हा, ये जो मान लीजिए बफर जोन बन भी जाता है, क्या ये हमेशा के लिए सुलगने वाला एक एरिया अब बन गया दुनिया का जहां पर ये आग कभी नहीं बुझेगी? क्या आपको ये लगता है? क्योंकि मान लीजिए बफर जोन बना भी लेते हैं तो यूक्रेन के जरिए उसके कंधे पे रखकर ना अमेरिका कभी इसको छोड़ने वाला है और ना रशिया ये सीड करने वाला है कि आप नेटो बगल में मेरे बसा दो। देखिए, इसके पहले बफर जोन के पहले की बात मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो आकलन कहता है कि यूक्रेन को एक एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाकर रशिया रखना चाहता है, इसलिए कि वो कभी भी, लोग इतनी बड़ी बातें करते हैं कि यूरोप के ऊपर में वो हमला करेगा, मगर उसको करने की जरूरत नहीं है। अभी भी ये एक स्पेशल ऑपरेशंस चल रहे हैं, इट इज नॉट वॉर फ्रॉम रशियन साइड। आप उसको स्पेशल ऑपरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में जब फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट को वो रखना चाहते हैं, बफर जोन तो आप बना लेंगे और उनको चाहिए, क्योंकि जो ये ये टेम्पररी होगा, ये आप लेके चलें, ये सुलगता ही रहेगा, सुलगता रहेगा। ये बहुत बड़ी बात जनरल सिन्हा, और ये आप मालूम है किनसे बात कर रहे हैं? मैं तो बहुत खुशनसीब अपने आप को महसूस करता हूं। ये वॉर वेटरन्स, और इनकी रैंक सुनिए आप। एयर मार्शल हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, और जब इनका तजुर्बा आपको कुछ बताता है तो जाहिर है आप वो होते हुए आने वाले दिनों में यहां सुन लेते हैं जो वही होता हुआ आपको आगे दिखाई देता है। अगली खबर देखिए, गाजा से आया दिल दहला देने वाला वीडियो, इजरायली बमबारी से तबाही की तस्वीर, इजरायली बमबारी से सब कुछ तबाह। ITV ने जारी किया तबाही का ये वीडियो। अब ये इजराइल वाले फ्रंट में क्या चल रहा है वो भी देख लीजिए। दुनिया में आपको लगता है ये जो लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं केवल कुछ लोगों के बीच में ईगो आ गया और उसकी वजह से लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं? नहीं, यहाँ से बहुत कुछ पनपता भी है, बहुत कुछ बनता भी है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इस पर पनपती हैं, बनती हैं, और इसीलिए कई जगहों पर लगी हुई आग कभी नहीं बुझती। बहरहाल इजराइल ने तो इस बार ये तय कर दिया है कि इस जगह को समतल बनाकर रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ITV ने जारी किया है ये तबाही का वीडियो। ये देखिए, वैसे आपको समतल ही दिखाई देगा। यहाँ जो आपको जमीन दिखाई दे रही है, यहाँ आपको ये बस्ती के निशान दिखाई दे रहे हैं। गाजा से आने वाला ये वीडियो बता रहा है कि इस बार इजराइल ने जो तय किया है वो बहुत जल्द उसको सर, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ये बहुत जल्द जो जैसा सोच रहा है इजराइल वैसा तो नहीं होगा और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि अगर बहुत जल्दी नहीं तो 1.5 साल से ज़्यादा भी मुझे नहीं लग रहा है कि लगेगा। देखिए, ऐसा है कि यहाँ इजराइल का जो प्रतिज्ञाबद्ध चल रहा है कि मुझे हमास को ख़त्म कर देना है, और किसी हमास को पूरी तरह ख़त्म करने में इजराइल को इस तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप देखिए, यूएस ने इराक को कैसे किया, लेकिन इराक की क्या समस्याएं ख़त्म हो गई? वहाँ भी नहीं ख़त्म हुई। तो समस्या तो नहीं ख़त्म होगी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि जनरल सिन्हा हमेशा कहते हैं, फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट या एक फ्रोजन स्टेट ऑफ अफेयर्स हो जाएगा। इसका मतलब इजराइल के अंदर भी वॉर फटीग आ जाएगी, वहाँ के लोगों में भी आ जाएगी, इंटरनेशनल क्राइज भी आएंगी जो भुखमरी की आ रही हैं, जो अब कई देश ये कह रहे हैं कि 2 स्टेट थ्योरी पर आइए, इवन क्रिश्चियन कंट्रीज आर टेलिंग दैट। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज की, किसी समस्या को एकदम खत्म नहीं कर सकते तो कट द लॉसेस। एब्सोल्युटली। ये कटिंग ये कितना कट, ये अगर अपने नुकसान को मान लीजिए इजराइल कम कर रहा है, किस हद तक कम कर पाएगा? अगर मान लीजिए हमास जहां पर बसा हुआ है उस पूरी जगह को, गाजा को, वो अपने हिसाब से बदल देता है। देखिए, जो इनकी मंशा है, मेरा ये मानना है कि इजराइल ने जो ऑपरेशंस हैं, दे आर वेरी गुड इन ऑपरेशंस, बट उन्होंने एक जो किया है गाजा स्ट्रिप 410 किलोमीटर और चौड़ाई में तकरीबन आपका
30-35 किलोमीटर से लेकर इतनी चौड़ाई वाले इलाके में 125 किलोमीटर सॉरी चौड़ाई जो है, ये इतने बड़े इलाके में यदि आपने कुछ करना चाहते हैं, खास करके आप गाजा स्ट्रिप की बात, 410 किलोमीटर और 12 किलोमीटर का तो इलाका है, उसको आपने यदि इंडियन आर्मी होती तो एक कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस होते हैं हमारे, हम उस जगह को वेकेट करते हैं, आप इस इलाके को तकरीबन 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। मगर इनके ऑपरेशंस करने के तरीके अच्छा। आप इस तरह से यदि विध्वंस करेंगे हाँ। आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए वही खंडहर इनके लिए बहुत ये जो नुकसान हो रही है उन खंडरों में छिप करके इन्होंने ये वाला रास्ता क्यों अडॉप्ट किया होगा ये भी आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले खबर बता दूं आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर फिर दिया बड़ा बयान। ये खबर देखिए, भारत पर अगले 24 घंटों में बड़ा टैरिफ लगाऊंगा। रूस से तेल खरीदने की जो बात है भारत की, उसको रोकने के लिए ट्रंप की बार बार धमकी आ रही है। अमेरिका ने भारत पर अभी 25% टैरिफ लगाया और ये कह रहे हैं कि अभी 24 घंटे के अंदर टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला करने वाला हूं। ये पूरी दुनिया में किस तरह की उथल पुथल मचाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, पूरी दुनिया को एक प्रिकैरियस कंडीशन की तरफ ले जाने, एक अनिश्चित स्थिति की तरफ ले जाने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस समय सबसे बड़ा जिम्मेदार दिखाई दे रहा है तो इसलिए नहीं कि वो भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, पूरी दुनिया में देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं। और भारत ने एक बात ये स्पष्ट कर दी है कि अगर आप मुझको जोर जबरदस्ती से कुछ करने के लिए कहेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वभाव बिल्कुल उलट है। वो जो बात भारत के हित में होगी वो करेंगे और जो बात उन पर थोपने की कोशिश होगी फिर उनको बहुत अच्छे से आता है कि इसका जवाब कैसे देना है। आपने देखा है F-35 को लेकर भारत ने अपनी स्थिति क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी गुड सेंस इज नॉट प्रिवेलिंग सर। गुड सेंस का ट्रम्प से इस वक्त आई थिंक कोई रहा नहीं है, तालमेल नहीं रहा है। Okay. आप देखिए ट्रम्प ने क्या कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया 1000 साल से लड़ रहे हैं। राइट। अरे इसका मतलब उनके पास कितनी कम इंफॉर्मेशन है, क्या ट्वीट करते हैं, किससे बात कर। जहां तक इसका सवाल है, ये जो बातें कर रहे हैं, 2 चीजों में हम समझौता कर ही नहीं सकते। हम अपने फार्म लैंड से या फार्म प्रोडक्ट्स के साथ, डेयरी के साथ समझौता नहीं कर सकते क्योंकि उस पर हमारे 80 से 90 करोड़ लोग आश्रित हैं। दूसरा, हम समझौता नहीं कर सकते कि हम अपनी सारे कंज्यूमर्स को डबल दाम पे पेट्रोल ला करके, डीजल ला करके या ATF ला करके पूरी अपनी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दें, ये भी हम नहीं कर सकते। तो इनकी जो मांगे हैं वो इतनी अनरीजनेबल हैं। आप अपना जहाज बेचना चाहते हैं, क्या मैं ये कहूं कि अमेरिका अब अपने टैरिफ के जरिए दुनिया में दूसरी तरह की कॉलोनियां बनाना चाहता है? क्या ये बात अतिशयोक्ति? मैं ये इस पर जनरल सिन्हा का कमेंट लूं उससे पहले, ट्रंप ने इससे पहले जो धमकी दी थी उस पर भारत ने दिया था करारा जवाब। भारत ने कहा अमेरिका यूरोप गिरेबान में झांक कर देख के, अपने गिरेबान में झांकें और देखें। भारत ने कहा यूरोप और अमेरिका खुद भी कर रहे हैं रूस से अरबों का व्यापार, और फिर भारत पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? हम अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। यूरोप अपनी खरीदारी करता रहे, रशिया से वो अपनी एनर्जी खरीदता रहे, तेल खरीदता रहे, गैस खरीदता रहे। भारत को बताया जाए तो इससे नहीं उससे खरीदो। ये जो दोहरा रवैया है, ये जो दोगलापन है, सीधे सीधे कह लीजिए सर, ये जो टैरिफ के जरिए कॉलोनी बसाने का इनका इरादा है, ये पूरा होगा? कभी नहीं। देखिए, एक कालिदास होते थे, वो एक जिस टहनी में बैठते थे उसको काटते थे जी। उनकी क्या हर्ष था। लेकिन सर उनको तो सद्बुद्धि आ गई थी, वो सरस्वती के बहुत बड़े उपासक बन गए थे। फिर ये इनको भी आएगी, इनको आएगी, तब तक बहुत देर हो जाएगी मुझको। तब तक देर हो जाएगी। देखिए आप ये देखिए ना, 37 ट्रिलियन डॉलर की उनकी डेट है। ये लोग बात नहीं करते हैं। अमेरिका का डेट आपको पता है 37 ट्रिलियन, उनकी इकोनॉमी 31 ट्रिलियन बोलते हैं, 29 ट्रिलियन है। अब कैसे गैप को भटेंगे? यदि आप मतलब आप कह रहे हैं 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है और 31 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। ये तो कोई भी, आप किसी भी पाठशाला में चले जाइए, छोटे, वो आपको बता देगा। ठीक है। तो इंडिया में इतने महारथी लोग हैं। अब आप जानते हैं, मोदी जी भी वो गुजरात से आते हैं, वो कहते हैं कि, और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सबसे बड़ा जी कोई कर सकता है जो बार्गेनिंग पावर मोदी के पास पूरे विश्व में। और आप देखिएगा, अब मेरी बातों को, ये सच्चाई आपको विदिन 15 to 20 डेज दिखेगा यदि यही रवैया रहा। एग्जैक्टली 15 डेज। आप ये कह रहे हैं कि आखिरकार ट्रंप को झुकना पड़ेगा हिंदुस्तान के सामने, बेशक वो धमकियां दे रहे हैं। दवाइयां रोक दी, अभी दवाइयां नहीं जा रही हैं। अमेरिका में मेरा बेटा वहीं रहता है। मत करिए, वो आपको स्पॉट कर ले। वो बात प्रॉब्लम है उसकी, he is in a position they can't sort him out, right, but the problem is like this कि वहां पर त्राही हो रही है। तो भारत केवल ये, अभी जो भारत का नेतृत्व है
वो सिर्फ ये नहीं करेगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आपको वो सबक भी सिखाने का मादा रखता है जिससे आपको सद्बुद्धि आ जाएगी। अगली खबर देखिए, पीके श्रीवास्तव सर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अगली खबर बताने के बाद आपका कमेंट देता हूं। रूस ने यूक्रेन पर फिर बरसाई किंजल मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल है किंजल। किंजल से यूक्रेनी सैन्य हवाई अड्डों को उड़ाया गया। यहां पर ये तस्वीरें देखिए, तब तक पीके श्रीवास्तव सर का कमेंट लेते मैं वो कहना चाहता था जी। कि ये जो इनकी बात चल रही है, ये खुद इनके इकोनॉमिस्ट ने बोला है। हाँ। शिफ हैं, एक और इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े, उन्होंने बोला है इससे तो हमारे ही कंज्यूमर्स उनका बढ़ जाएगा। और ये एक आकलन भी आया है कि कम से कम जो इनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो कनाडा ने अभी टैरिफ लगाया है, उससे $100 पर मंथ सबका बढ़ जाएगा। और ओवरऑल एक जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो पीके श्रीवास्तव सर कह रहे हैं, आप समझ लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि जो अमीर देश होते हैं ना, उनका सामान अगर आप महंगा कर देंगे तो ऐसा नहीं होता कि वो सामान लेना बंद कर देंगे, वो महंगे में सामान खरीदेंगे। इसका मतलब यह है कि उनको उस महंगाई को झेलना पड़ेगा। अब अगर ये टैरिफ लगाकर भारत से जो वहां एक्सपोर्ट किया जाने वाला सामान है उसको आप टैरिफ लगाकर महंगा कर रहे हैं, तो वहां की इकोनॉमी इससे और इनवर्सली अफेक्टेड होगी। इन्वर्सली अफेक्टेड होगी, वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कम से कम $24,000 पर एनम नुकसान होगा एक कॉमन फैमिली को। चलिए ये उल्टा हो रहा है, क्योंकि एक किसी ने कहा बहुत अच्छे से, वो समझ में आएगा कि हम ट्रंप वाली खबर फिर से लाइए, अभी कंजल पे जाते हैं। ट्रंप वाली खबर डालिए, हाँ प्लीज। हम $1 पर टूथब्रश नहीं बना सकते, $1 पे नहीं बना सकते, ठीक है, भारत ही दे सकता है, ठीक है। तो $1 पर अगर आप टूथब्रश नहीं बनाएंगे, वहां $10 का बनाएंगे, तो एक टूथब्रश आपके लिए कितना महंगा होगा? महंगा पड़ेगा। सर मैं दूसरी बात आपसे, आपने क्योंकि ये कहा कि वहां पर जो ग्राउंड ऑपरेशन उस तरीके से नहीं किए जा रहे हैं आईडीएफ की तरफ से, उसकी पीछे वजह क्या आप कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले असीम मुनीर को इमरान ने बताया तानाशाह। अगली खबर देखिए, असीम मुनीर को इमरान ने बताया तानाशाह। बताइए ये क्या बताने की आवश्यकता है? फिर भी इमरान इसलिए कह रहे हैं कि शायद बांग देने से ही मुर्गे के अगर सवेरा होना है तो हो जाए, मैं भी बांग दे दूं। इमरान ने बताया तानाशाह। हाइब्रिड सरकार का चीफ मुनीर है। इस समय एक हाइब्रिड सरकार बनी हुई है, उसका चीफ है मुनीर। ये बात इमरान ने कही है। गिरफ्तारी के 2 साल होने पर AI वीडियो जारी किया गया है। सरकार और सेना से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इमरान ने बात कही है। ये बात जो वो कह रहे हैं कि वहां पर हाइब्रिड सरकार चल रही है, या मुनीर जो है वो तो असल में ये आपने देखा ही, उन्होंने कहा कि ये तानाशाह हैं। क्या ये बात दुनिया को पता नहीं है? ये बात दुनिया को पता है, लेकिन फिर भी इमरान ने दोहराया इसलिए है क्योंकि दोहराने से ही वहां के लोगों को शायद ये बात समझ में आए। 2 साल पूरे हुए हैं। इमरान कदरन वहां पर एक ऐसे लोग थे जिनका जनाधार था और उनको जेल में रखा गया है। सर ये बात, हालांकि इसको कितने इसके टेकर्स मिलेंगे? देखिए, मेरा ये मानना था कि वहाँ एक आशा की किरण थी। इमरान खान को मैं मानता था, पर इमरान खान 2 साल से जिस तरह से हैं और जिस तरह से 14 साल के लिए उनकी बुशरा बेबी है, उनको भी 9 साल की सजा हो चुकी है। जी देखिए, जो ये सातराना जो हैं आसिम मुनीर, आप इनको नहीं देखिए, ये 2 गेम खेल रहे हैं। चाइना से भी खेलते हैं, अमेरिका से भी खेलते हैं और बच के निकल रहे हैं। तो ये जो सातराना गेम है, उसमें इमरान खान को तो नहीं निकलने देंगे, ऐसा मुझे लगता है। 9 मई का याद होगा दिन, तो उसकी काली इतिहास कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर में जब कोर कमांडर के पहली बार घर में लोग घुस गए थे, और केवल नहीं एक बेस में, इस्लामाबाद, आप देखिए उनके GHQ के अंदर में सब जगह हुई थी। मगर वो मंजर फिर से आएगा, मुझे शक लगता है, क्योंकि इन्होंने 2 साल के अंदर में पूरी की पूरी सत्ता के अंदर में इतनी, आपने देखा सिंदूर के समय इन्होंने फील्ड मार्शल ले लिया। तो आप बताइए, आज उन्होंने पूरा तो दबाया ना, पूरा दबाया। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को जकड़ लिया है इन्होंने, और उस जकड़ से, और अब अगर ये सोचा जा रहा है कि वहां लोकतंत्र बहाल होगा, कभी लोकतंत्र वाली आजादी वहां के लोग महसूस करेंगे, ये फिलहाल दिखाई नहीं देता। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान में सड़क पर उतरे इमरान के समर्थक। इमरान की गिरफ्तारी के 2 साल पूरे होने पर प्रदर्शन, सेना और सरकार का विरोध कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। पंजाब से इस्लामाबाद तक इमरान समर्थक अरेस्ट। पीके श्रीवास्तव सर, ये ठीक है कि वहां पर एक बार फिर से ये शायद रिसरेक्शन की तरफ ले जाने की बात हो रही है, लेकिन ये एक फटीग भी सेट हो जाता है जब आपको ये लगे कि आपकी कितनी भी कोशिशें शायद कामयाबी नहीं होंगी, उसके बावजूद ये हो तो रहा है, लेकिन मुस्तकबिल क्या है? इनका इतना ज्यादा जोश नहीं आ पाया है, क्योंकि इस वक्त मुनीर ने ट्रंप को भी शीशे में उतार लिया है। और ट्रंप शीशे में क्यों उतरा है? आपको एक चीज बताएं, ट्रंप का के जो 2 बेटे हैं, उनके जो दामाद हैं, उनका एक है WLF, जी, वेल्थ लिबरेशन फाइनेंशियल्स करके। उन्होंने वहां पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल के साथ डील कर ली। 60% उनका है। इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम पाकिस्तान का होगा, उसमें 60% स्टेक ट्रंप का हो गया। मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरीके से ये पाकिस्तान जो है अमेरिका की और चाइना की कॉलोनी बन चुके हैं। और बिल्कुल। और दूसरी चीज, वहां पर जो शेख हैं अबू धाबी के, उन्होंने $2 बिलियन के स्टेबल कॉइन उसको बोलते हैं, उसको खरीद भी लिया है।
तो ये सब मिला करके इसमें बहुत आप जो कह रहे थे ना, ट्रम्प का इंडिविजुअल ईगो जो है वो है, और दूसरा ट्रम्प का इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया। इंडिविजुअल ईगो और इंडिविजुअल इंटरेस्ट दोनों इन्वॉल्व हो गए हैं। और गाजा को लेकर इजराइल का बहुत बड़ा ऐलान, ये खबर देखिए, गाजा पर संपूर्ण कब्जे का ऐलान, गाजा को हमास से मुक्त कराने का ऐलान, हमास पर मानवीय सहायता और रसद लूटने का आरोप कि हम वहां पर जो सामान्य लोग हैं, जो हमास के लोग नहीं हैं, वो हम जो मदद पहुंचा रहे हैं या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो भेजा जा रहा है उसको लूट रहे हैं, और हम हमास का पूरी तरह खात्मा। सर मुझको ये लगता है जनरल सिन्हा, क्या गेहूं के साथ पूरी तरह घुन पिस जाएगा क्या यहाँ? ऐसा तो लगता ही है मुझे। देखिए, विद योर परमिशन सर जी, He has said one very good thing. हम ऑपरेशंस ऐसे नहीं करते हैं कि मटिया मेट कर दें, धूल दूषित कर दें। ये क्यों हो रहा है? ये सवाल उस वक्त मैं कहना चाहता था, भूल गया। बहुत अच्छी बात कही जनरल सिन्हा ने। वो बात ये है क्योंकि हमारी आर्मी जाती है, हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन में क्या प्रॉब्लम होती है? यू हैव टू पे द ब्लड कॉस्ट। आपको अट्रिशन झेलना खुद भी। वो बात आगे बढ़ाइए जरा। देखिए हमास को किसने बनाया था? ये तो नेतन्याहू साहब का ही सब लोग पूछते हैं। ठीक है, उन्होंने ही बनाया, इसको खड़ा किया। तो आप किसी राक्षस को जब पैदा करते हैं, आप उसको मारना चाहते हैं, तो वो तो मरेगा नहीं। जिस तरह से आप मार रहे हैं, मारने का तरीका होता है। मारने के तरीके में इतने छोटे से एरिया में आप जिस तरह से वेस्ट करता है, बर्बाद कर दो, लोगों को तबाह कर दो। यदि आप उनकी आहें लगेंगी, देखिए 23 लाख लोग वहां पर रहते हैं, कोई छोटा तो नहीं है। और आपने त्रासदी देखी है वहां की। तो आप ये कह रहे हैं कि ये दूसरे तरीके होते हैं जिनमें आप आराम से विनिंग द हार्ट एंड माइंड। देखिए ये एक तरीका होता है अर्बन वॉरफेयर का। जब आप अर्बन वॉरफेयर करते हैं इस तरह से, विनिंग द हार्ट एंड माइंड साथ साथ चलता है। और ये एक तरीका है, उसमें महारत हासिल है आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया को। ये महारत है। आपको साथ में न सिर्फ आपको टेरिटरी जीतनी होती है, एनिमी को जीतना होता है, बल्कि आपको अपने वहां के लोग जो होते हैं उनका दिल भी जीतना होता है। और ये इंडियन आर्मी करती है। इंडियन आर्मी जब कॉम्बिंग ऑपरेशन करती, कॉम्बिंग मतलब जैसे आप बाल को ऐसे संवारते हैं, उससे जो कचरा होता है निकल जाता है। कॉम्ब जिस तरह करते हैं आप, उस तरह कॉम्बिंग से छांटना, निकालना उनको जिनकी आपकी जरूरत है। अगली खबर देखिए, अमेरिका को चीन की एक और चुनौती, छठी पीढ़ी का एक और जेट बनाने की खबर। चीन में एक और स्टेल्थ जेट का परीक्षण। सर एक और बना दिया, एक और बना दिया। ये इनका एक JXS प्रोग्राम है, XX। उसी से इनका निकल रहा है 36 अब निकल रहा है। अच्छा, 35 तो निकाल चुके हैं जी, वो तो हम सब ने देख लिया, बड़ी चर्चा भी हो गई। अब 36 में क्लेम क्या है? 36 का क्लेम बड़ा खतरनाक है। अच्छा, इसको बोलते हैं पूछ रही नहीं है। अच्छा, पूछ नहीं है, कुछ कटा है। अच्छा, तो पूछ नहीं रहेगी तो सिग्नेचर नहीं आएगा, रडार सिग्नेचर। अच्छा, एलिवॉन्स। लेकिन कॉपी किसकी मारी है? किसकी कॉपी है? कॉपी मारी है F-35 की कॉपी मार के। तो ये मतलब ये मास्टर है। जैसे पूछ काट के डॉबरमैन बनाया जाता है, वैसे इन्होंने ये बना दिया। सर लेकिन ये जो चाइना, जो पहले वाला जो आपने ऐलान किया, वो कितना कारगर है नहीं है उसका कुछ पता नहीं चला। आप कहते हो हमने पाकिस्तान को इतने दे दिए, आपके खुद के यहाँ नेवी के लिए आप 2 दे पाए हो। आप कहते हो मैंने इतना सारा दे दिया, अब एक और आ गया है। सर देखिए, जो इसने तो अपने को टेस्ट में प्रूव किया है। देखिए एक जगह इन्होंने भेजा था, एक बे में भेजा, उसका स्टेल्थ तो नहीं। ये फुजियन क्लास जो है इनका आ रहा है, 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके लिए ये बना रहे हैं। अच्छा, इसमें जाएंगे। अच्छा, और इन्होंने जैसे बताया F-35 का क्या हाल हुआ, 2 दिन पहले F-35 क्रैश भी हुआ है कैलिफोर्निया में, पायलट इजेक्ट हुआ है। इसके पहले F-35 यहाँ पे इंडिया में भी चला गया 2 में। तो F-35 की जगह में भारत तो शायद मेरे ख्याल से Su-57 ये ज़्यादा अच्छा बताएंगे एयर मार्शल साहब, Su-57 की तरफ देख रहा है। तो ये जो है ना क्लेम तो आप आपको जब लड्डू मन के खाने हैं, मन के ही लड्डू खाने, तो बड़े वाले क्यों ना खाएं? और ये बड़े लड्डू खाने में चाइना उस्ताद है। अगली खबर यह है कि चीन के खिलाफ जापान का शिकंजा कसता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया चीन के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई है। ऑस्ट्रेलिया को जापान देगा महाविनाशक युद्धपोत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक्शन में लगातार दिखाई दे रहा है जापान अचानक बहुत एग्रेसिव है। सर इसकी वजह क्या है? जापान की जगह आप भी होते, आप भी इतने एग्रेसिव नजर आते। जब पीठ के साथ दीवार पीठ के साथ ट्रम्प का पता नहीं चल रहा है, जो प्रोटेक्ट करने के उसमें थे। अच्छा, क्योंकि वो बजाय इसके कि वो चाइना की तरफ देखें, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, वो इधर देख रहे हैं। इससे चाइना धीरे धीरे उसको बहुत मौका मिल रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। ताइवान को भी वो झटका दे रहा है। अच्छा, गुआम में जो आपका बेस है, जो सपोजिटली वो साउथ चाइना सी को कंट्रोल करेगा, ईस्ट चाइना सी को कंट्रोल करेगा, ताइवान स्ट्रेट को कंट्रोल करेगा, वहां पर एयर बेस भी है, वहां नेवल बेस भी है।
ये जो B1, B2, B52 बॉम्बर सुनते हैं वो वहां पर है, सब कुछ है, आपरा हार्बर भी है। अब जापान को भी समझ में आया है कि ट्रंप ने जो ऐलान किया, आप अपना बजट 5% कीजिए जीडीपी का, सब लोग हम सब नेटो को फाइनेंस करें, तो जापान भी समझ गया कि भाई साहब माहौल बदल गया है, माहौल बदल हमें अपना काम करना पड़ेगा। अब वो अपना काम कर रहे हैं उनके पास, लेकिन ये मुगाविंग क्लास का डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, वो 11 दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा और ये सर, लेकिन मैं चाइना को एक चीज है, मतलब पूरी दुनिया एक तरीके से चाइना को टेम करने में लगी हुई है, क्वाड बन गया, ये सब चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद चाइना ये मैं नहीं सुधरूंगा वाला जो उसका हिसाब किताब है, सर ये कहां से आता है उसके पास? देखिए उसकी एक थ्योरी है, मिडिल किंगडम सिंड्रोम कहते हैं। मिडिल किंगडम सिंड्रोम। अच्छा, येलो रेस का है, हम येलो रेस हैं, वी आर द सुप्रीम रेस ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा। एंड मिडिल किंगडम है, वर्ल्ड के मिडिल में, बीच में है। हाँ, बीच में। और वो जो उनको देती है, पहले स्लो राइज एंड देन हेजेमनिक बिहेवियर। 2015 से जो उन्होंने शुरू किया है कि हम एकदम हेजेमनिक तरीके से आएंगे, वो उनका कहीं डाउन हुए हैं। अच्छा, वो गलवान से हुई थी, मोदी जी ने ऐलान किया था कि आप जो विस्तारवाद करना चाहते हैं को रोकेंगे। वो रुका तो है, रुका है, मगर जो देखिए उनका जो जहां फंस रहे हैं वो जो ताइवान के ऊपर में वो पॉलिसी लगाई, और अमेरिका इसमें बड़ा चालाक है। ताइवान के ली अभी गए थे साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, मगर उनको नहीं आने दिया, अमेरिका में घुसने नहीं दिया वो। तो वो जो उनके स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहते हैं, हमारा एम्बिगुअस है, हमारी स्ट्रेटेजी ही एम्बिगुअस है। तो अमेरिका पे बिलीव करना बहुत ही बड़ी टेढ़ी, अमेरिका पर भरोसा करना बहुत टेढ़ी खीर। और अगली खबर यह है कि ईरान के एटमी कार्यक्रम का समर्थन करके शहबाज शरीफ फंस गए। कल ही हमने खबर आपको बताई थी, शहबाज शरीफ फंस गए ईरान के एटमी कार्यक्रम का समर्थन करके। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के एटमी अड्डों पर गिराया था बॉम्ब। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान अब ईरान के साथ खड़ा हुआ है, और इसको लेकर अब दुनिया में बहस ये हो रही है कि अमेरिका क्या करेगा। मुझको तो लगता है सर ये बात जो है ना, शहबाज शरीफ ने पहले परमिशन ली होगी कि सर मुझे कहने दीजिए, मुझे मैं रहूंगा तो आपकी मदद कर पाऊंगा, तो अभी मुझे रहने दीजिए, और बना रहूंगा तो आपकी मदद भी कर। देखिए इसमें दो वहाँ तंत्र चलते हैं। मिलिट्री तो डिसीजन लेती है, सब कुछ काम वही करते हैं, मुनीर ही करेंगे, वो उसको भी पता है, इसलिए खाना पहले उन्होंने उसको खिलाया था, लंच खिला दिया, नमक खिला दिया। रही बात शहबाज शरीफ को कौम को कंट्रोल करना, कौम आवाम भी तो है, वो कहते हैं वो जो जज्बा कहते हैं इसको ना, उम्मा वाला जज्बा, तो ये उसको सेटिस्फाई करने के लिए है। अच्छा, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, सब जानते हैं कि इनका कोई मतलब नहीं है और इनकी बात का कोई मतलब नहीं है, तो ये कह सकते हैं। लोग कहेंगे नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा, ये जज्बे वाली बात है। इसके अंदर जो हम बीच बीच में कभी कहते हैं लाहौरी चूरन, वो उन्होंने दे दिया अपने आवाम को कि भाई खाइए और सुस्त हो जाइए, हम लोग ईरान के साथ हैं, उम्मा के साथ चल रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन ट्रंप जो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ट्रंप भी अनदर उनके अंदर भी अपना जोश रहता है। अब देखिए ट्विटर पर कल क्या आएगा। तो कल तक ट्रुथ सोशल में कितना आपको ट्रुथ दिखाई देता है। अगली खबर यह है कि अग्निशोध प्रोजेक्ट पर और तेज हो गया है काम। आईआईटी मद्रास में अग्निशोध रिसर्च सेल का उद्घाटन हुआ। सेना को उन्नत तकनीक के लिए अग्निशोध अहम है। रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। अग्निशोध, देखिए अग्निशोध का मतलब ये है कि जितने हमारे वेपन सिस्टम्स होंगे, उनकी R&D हम खुद करें सर। लेकिन ये कई एक्सपेरिमेंट्स, जनरल सिन्हा, इसको लेकर भी बात होती है कि कई एक्सपेरिमेंट्स जो इधर किए जा रहे हैं, जो इसके पहले नहीं हुए कभी। एक्सपेरिमेंट्स दो धारी तलवार होते हैं, कई बार आपको आगे ले जाते हैं और कई उसमें रिस्क भी रहते हैं। यहाँ सब कुछ उन रिस्क को भी कंसिडर किया गया है। देखिए ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसके पहले पायलट प्रोजेक्ट बहुत हमें दिया नेवी। ये आईआईटी दिल्ली के अंदर में नेवी का एक सेल होता था, इसी तरह का सेल, और आज देखिए नेवी कहाँ पहुंच गई। हमने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया। आज के दिन में सारी नेवी, और ये एक तरह के सेम है आईआईटी मद्रास के साथ ये हो रही है। इसमें केवल एआई नहीं है, इसमें ड्रोन ही नहीं है, इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक है, एवरीथिंग। एंड देखिए जो अग्निवीर आया था ना, अग्निवीर यही कॉन्सेप्ट से है, बिकॉज आपकी टेक्नोलॉजी इज शिफ्टिंग विद इन 4 years टाइम। आपको यही चीजें चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये जो बच्चे देख रहे हैं आप, दे विल चेंज विल कम विद इन 3 years टाइम, तो हमें उसको पकड़ना है। ये बात जो समझाई जा रही है वॉर वेटरन्स यहाँ जो समझा रहे हैं, पहले जो कोई बदलाव होता था वो सालों में होता था, सैकड़ों साल में होता था। अब जिस दौर में हम हैं वहां चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी अडॉप्ट करके खुद को उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत की तैयारी आप देख रहे हैं। ट्रंप की धमकी के बीच भारतीय सेना का तंज देखिए जरा। अमेरिका को याद दिलाया 1971 का इतिहास। अमेरिकी मदद के बावजूद हारा था पाकिस्तान। 1971 में अमेरिका के 17,500 करोड़ के हथियार पाकिस्तान को मिले थे।
भारत ने याद दिलाया है कि पाकिस्तान को तो तुम हमेशा से पालते रहे हो, लेकिन हमारा वजूद इसके बावजूद है। सर ये भारत ने क्या बताने की कोशिश की है? थोड़ा सटल तरीके से हाँ। कभी कोई बताना चाहिए कि भाई साहब पहले आपका रिकॉर्ड ये रहा। अच्छा, हमें मत समझिए, इसी को कहते हैं भिगा के मारना। हाँ, हमें मत बताइए, हमें पता है। और हमने पहले आपको बताएं, एयरफोर्स ने सबसे पहले बिफोर वी वेंट टू यूनाइटेड यूएसएसआर, हमने अमेरिका से कहा था, नेहरू जी ने अमेरिका से कहा था कि हमें आप अपने वो विमान दीजिए। उन्होंने मना किया था। उसके बाद हम वो आ गए, और फिर आप तंज कहते हैं क्यों आप रशिया से लेते हैं? जब आप हमें तेल देंगे $122 पर, तो हम $65 वाला क्यों नहीं लेंगे? जनरल सिन्हा एक बात बताइए, ये जब कहते हैं हम तेल लेंगे या हमें जो भी मदद देना चाहते हैं, इनको 9/11 याद नहीं आता? देखिए, आज के दिन में ये सब दोहरी नीति है विश्व के अंदर में। आप 21वीं सदी में हैं। एक दिन बोलेंगे कि हम 25 घंटे में काम कर देंगे, फिर उसके 6 महीने हो गए, कुछ नहीं होता। बातों से बातें केवल आप बात बना सकते, बातें जो चलता है, जो ना हाथी की तरह। हम इंडिया को कहते हैं, इंडियन को हाथी, एलिफेंट कहते हैं, और चाइना को ड्रैगन बोलते हैं। वो भले ही आग फेंकता रहे, तो हाथी अपनी चलता मदमस्त चाल में चलता रहे। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इसी हाथी से एब्सोल्युटली कुत्ता भूखे हजार। आपने हाथी बता दिया, आपने ड्रैगन बता दिया, कुत्ता आपके बगैर बोले हम समझ रहे हैं। समझ गए। और लोग तो ये कहते हैं कि नक्शा तक बताता है कि कुत्ता कौन है। अगली खबर देखिए सर, अमेरिकी धमकी पर रूस का पलटवार। अमेरिका टैरिफ और प्रतिबंधों की तीखी आलोचना रूस ने की। कहा राजनीति के चलते आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका अपने घटते प्रभुत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए बौखलाहट में टैरिफ कर रहा है। वाकई ये दिखा रहा है कि डेस्परेशन है सर। अब तो मैं टैरिफ को टैरिफ नहीं कहता हूँ, तारीफ। अच्छा, जिसकी जितना टैरिफ लगे उसकी उतनी तारीफ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अब इसको इस तरीके से कहना चाहिए, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। तारीफ पे तारीफ। ये टैरिफ पे टैरिफ, अगर सर ये कितना टैरिफ लगा, और ये टैरिफ लगाने से क्या इनका पर्पस सर्व होगा जो ये चाह रहे हैं? देखिए, ये सैंक्शंस आपने सुना होगा ना, सैंक्शन लगा दें, टोटल फेल हो गया। सैंक्शन एक है, दूसरा अभी टैरिफ आया। 21st सेंचुरी में ये इतनी जल्दी फेल होगा। ये तो चाइना के साथ 249% टैरिफ चले गए थे। फरवरी में 10% थे सर। हाँ, 10 और वहां 235 चले गए थे सर। विद योर परमिशन जनरल सिन्हा, आई वुड लाइक टू से, उसको क्यों तो 245% लगाया? हाँ, लगाया, क्योंकि उसकी तारीफ 245% थी। चाइना नेक्स्ट है, तो मतलब जिसकी जैसी हैसियत है उसके ऊपर वैसी। तो अमेरिका हमारी हैसियत, इसका मतलब है हमारी हैसियत बढ़ रही है, और बल्कि बढ़ गई है, 24 घंटे के अंदर और बढ़ सकती है। उनको ये लगता है कि ये तो हमें मार देगा, तो इन पर लगाओ। तो अब मैं टैरिफ को टैरिफ नहीं कहता, हिंदी में तारीफ। तो बात उनकी होती है जिनमें कुछ बात होती है, और टैरिफ उन पे लगता है जिनमें अमेरिका की निगाह में कुछ बात होती है। और हिंदुस्तान की कॉपी करने की तैयारी में पाकिस्तान। अगली खबर देखिए, चीन की गोद में बैठकर चांद पर जाने की तैयारी। चीन और पाकिस्तान के बीच अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में नया गठजोड़ हुआ है। इसी के तहत 2035 तक पाकिस्तान चांद पर रोवर पहुंचाने की तैयारी में है। तो पाकिस्तान में ये पता चल गया है सर कि झंडे वाले चांद के अलावा भी कोई चांद होता है। मेरा सवाल आपसे एक है, 2035 तक आप मानते हैं कि पाकिस्तान रहेगा? यदि देखिए, बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज द रियलिटी। और सीपैक खत्म है, ये पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती खत्म है। अरे बहुत लंबा 10 साल का अंतराल है सर इनका। ये कोई 2035 ये कह रहे हैं, हो सकता है ये चांद पे 2035 में चले जाएं, 25 में चले जाएं। ये कैसे चले जाएंगे? कहीं पर चांद बनाएंगे, जैसे बनाते हैं, जैसे थर्मोकोल का इनका फाइटर जेट होता है, उस चांद के ऊपर बैठे हुए होंगे, और चाइना इसमें ताली भी बजा। अच्छा, चाइना ने फिर कुछ सपना दिखा दिया सर, लगता है इनको। चाइना अब सपना दिखाने की होड़ चल रही है। इधर से प्रेसिडेंट शी लगे हुए हैं, उधर से प्रेसिडेंट ट्रंप लगे हुए हैं। मामला किसका है? बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान वाले ने बोल दिया भाई हमारी जमीन है, हमारा मामला है, हमारा रेयर है, हमारे मिनरल्स हैं, हमारा कॉपर है, हमारा गोल्ड है, और जो ये तेल कह रहे हैं वो भी हमारा है। अरे ये असल में होड़ लगाओ तो थोड़ा दिमाग से लगाओ, क्योंकि भारत का चांद पे झंडा है और तुम्हारे झंडे पे चांद है। वैसे तुमको दूरी ज्यादा तय नहीं करनी। अगली खबर देखिए, फिलिस्तीन को लेकर 3 बड़े देशों का बड़ा ऐलान। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा ने मान्यता देने का किया ऐलान। इजराइल के समर्थन में अमेरिका अलग थलग। इजराइल के समर्थन में अमेरिका अलग थलग। ये एक अलग कहानी चल रही है।
ये पूरी दुनिया को, ये मुझे लगता है सर एक चीज और है, जैसे स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी होती है वैसे ही मुझको लगता है एक स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन फैलाओ आंदोलन भी होता है। दुनिया ये सोचती रहे यार ये तो है अमेरिका के साथ ही, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला, दुहाई दुहाई क्यों चल रहा है, ये क्यों हो रहा है सर? देखिए इन्हीं का करा धराया तो इन्हीं का है। हाँ। इजराइल की जो स्थापना हुई 1948 के आसपास में, वो किस थ्योरी पे हुई? इसी थ्योरी पे हुई। देखिए ये कैंप डेविड में आपको जाके देखेंगे बहुत मीटिंग हुई, नेशन थ्योरी के ऊपर हुई थी ना, मगर एक जगह भी आप देखिएगा, और ये उस समय अराफात साहब होते थे उस समय के, उन्होंने कह दिया था कि 2 नेशन थ्योरी होगा ही नहीं, चल ही नहीं सकता, और इजराइल वही चल रहा है। तो ये जो सपने हैं, चाहे उसको वेस्ट दिखाए, चाहे उन्हीं के धड़े हैं ना, राइट। नेटो के ही लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं। तो इनकी जो, लेकिन मेरे को एक चीज और लगती है, नूरा कुश्ती तो नहीं है सर कहीं बीच बीच में? तो ये नहीं है, देखो विश्व समुदाय में ये बताने के लिए कि नहीं हम इंसानियत के पक्ष में भी खड़े हुए हैं, ये दिखाने के लिए तो नहीं है। अगली खबर देखिए, यूएई को लेकर इजराइल के एडवाइजरी, इजरायली नागरिकों पर हमले की आशंका के मद्देनजर इजराइल एडवाइजरी माफ कीजिए जारी की गई। यूएई की यात्रा पर सावधानी बरतें इजरायली नागरिक। अगर इजरायली नागरिक यूएई की यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधानी बरतें। यूएई में रहने वाले इजरायली नागरिक भी सावधान रहें। क्या अचानक कुछ ऐसा समझ में आया होगा सर इनको? क्यों इनको अभी समझ में इसलिए आया कि थोड़ा ज्यादा मारपीट शुरू हो गई है, जो भुखमरी मची है, जो ग्लोबल स्टेज पर आ रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। आपने देखा जो लोग पहले नहीं कहते थे वो भी कहने लगे हैं। ये जो नेतन्याहू ने कैलिब्रेशन ठीक नहीं किया है, इस वॉर को लड़ने का तरीका दूसरा होना चाहिए था, क्योंकि ये इतनी बड़ी पट्टी नहीं है जिसमें कि अपनी सेनाएं भेज करके आप उनको कोम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग असहमत हैं, क्योंकि घुन और गेहूं का पिसना कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको उसमें से गेहूं अलग करना पड़ेगा और घुन अलग करना पड़ेगा, वो प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। तो उसके तहत ये चेतावनी बिल्कुल सही है, क्योंकि अब वो नेतन्याहू को नहीं पकड़ सकते, तो कोई भी इजरायली मिलेगा तो उसको हमले की आशंका है, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। जनरल सेना एक बात मेरे को समझाइए, ये यूक्रेन रशिया देखते हुए, ये इजराइल देखते हुए, ये पाकिस्तान जो करता रहता है, और चाइना जिस तरीके से पूरी दुनिया को लेकर अपना सदा शहता रखता है, एक बात मुझे बताइए, पूरी दुनिया में शांति की बातें, तो पीस की बात होती है, नोबेल तक दिया जाता है पीस को लेकर, कितने लोग हैं जो वाकई पीस को लेकर सोचते हैं? आज के दिन में तो पीस को सोचने वाला तो भारत है एक, ये तो मानिए हम हार्ट से अंदर से सोच रहे हैं कि ये शांति हो, क्योंकि 21वीं सदी के फर्स्ट जो दशक कहते हैं ना, फर्स्ट 25 ईयर्स एवरी से 3 शताब्दी 19वीं 20वीं और 21वीं में आप देखेंगे ये ऐसी दुनिया ऐसे वॉर होती है, वर्ल्ड इज एट वॉर, नॉट एज वर्ल्ड वॉर। तो ये जो चीजें हैं स्टेबलाइज तो होंगी, ये कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहेंगे। और जनरल सिन्हा ने जो ये बात कही, देखिए अगर आपको कहीं पर वॉर करनी भी पड़ जाए तो कॉम्बिंग के साथ आप कम से कम निर्दोषों को बचाने की कोशिश करें। तब पूरी दुनिया जब दिख रही हो कि कहीं युद्ध में दूसरे को सप्रेस करने में, दूसरे को प्रताड़ित करने में कहीं समाधान है, तो भारत से सदा शहता का, शांति का रास्ता जाता है। आज के लिए इतना ही सर, प्रतिशोध में पधारने के लिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जय हिंद। पहले बादल फटा, फिर पहाड़ को फाड़ दिया। उत्तराखंड टू उत्तर प्रदेश, बादल फाड़ तबाही। कितने लोग मलबे में दबे हैं? ग्राउंड रिपोर्ट शाम 7:50 पर।